अमेरिका में एक बार फिर ये सरकारी शटडाउन का खतरा सामने आ गया है। हाँ बिल्कुल। 1 अक्टूबर 2025 की डेडलाइन मतलब बिल्कुल सिर पर है और अगर अमेरिकी कांग्रेस सरकारी खर्चों पर सहमत नहीं हुई तो लगता है कई फेडरल एजेंसियां बंद हो सकती हैं। जी। हमारे पास इस पर काफी सारे समाचार लेख और एनालिसिस है। आज हम इन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, कहाँ पेंच फंसा है, इसका असर क्या हो सकता है आम लोगों पर, सरकारी कामकाज पर, और वाकई क्या शटडाउन होकर रहेगा। बिल्कुल। चलिए देखते हैं इस मामले की तह तक जाकर। बिल्कुल। देखिए, अमेरिका में सरकारी शटडाउन पहले भी हुए हैं, ये कोई बिल्कुल नई बात तो नहीं है। हाँ ये तो है। लेकिन इस बार कुछ चीजें थोड़ी अलग लग रही हैं। जैसे कि ये कर्मचारियों की स्थायी छटनी, मतलब रिडक्शन इन फोर्स, RIF जिसे कहते हैं, उसकी तैयारी करने के निर्देश दिए जाने की बात। ये चीज इस बार के संकट को मतलब पिछले शटडाउन से काफी अलग और शायद ज्यादा गंभीर बना रही है। हाँ, ये तो सिर्फ कुछ दिन ऑफिस बंद होने से कई ज्यादा बड़ी बात लग रही है। बिल्कुल। हाँ, ये RIF वाली बात, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले अभी की सिचुएशन क्या है। मतलब 1 अक्टूबर की डेडलाइन तो है ही जी। खबरें ये भी हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियों के, उनके बीच एक जरूरी मीटिंग भी होने वाली है। क्या लगता है ये लास्ट मिनट कोशिश कुछ रंग लाएगी? देखिए, सरकार का कामकाज चलता रहे, इसके लिए अभी तो दो ही रास्ते दिख रहे हैं। अच्छा। एक तो ये कि कांग्रेस अगले पूरे फिस्कल ईयर के लिए एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फंडिंग बिल पास कर दे, जिसमें सारे सरकारी विभागों का बजट तय हो जाए। जो कि मुश्किल लग रहा है अभी के माहौल में। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है। दूसरा रास्ता है एक कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन, CR जिसे कहते हैं। अच्छा, CR। ये क्या होता है? ये एक तरह का स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। मतलब जो अभी का फंडिंग लेवल है उसी को कुछ और टाइम के लिए, मान लीजिए कुछ हफ्तों या महीनों के लिए बढ़ा दिया जाता है। ओके, ताकि बातचीत का और वक्त मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर 1 अक्टूबर तक इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर शटडाउन होना आप समझिए लगभग तय है। समझ गई। तो ये तो हुई प्रोसेस की बात, लेकिन असल मुद्दा क्या है? कहाँ पर बात अटकी हुई है? क्यों आ रही है ये नौबत? इस बार जो टकराव है उसका मेन फोकस हेल्थ केयर फंडिंग पर है। हेल्थ केयर? हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी फंडिंग। इसमें भी खास तौर पर दो चीजें हैं। एक तो अफोर्डेबल केयर एक्ट, ACA, जिसे ओबामा केयर भी कहते हैं। हाँ, सुना है। उसके तहत जो सब्सिडीज मिलती हैं वो, और दूसरा मेडिकेड प्रोग्राम की फंडिंग। यहीं पे दोनों पार्टियों के बीच बड़ी असहमति है। अच्छा, तो ACA सब्सिडीज मतलब वो मदद जिससे लाखों अमेरिकियों को हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने में आसानी होती है। जी हाँ, वही। और मेडिकेड जो कम आय वाले लोगों और परिवारों को हेल्थ केयर देता है। बिल्कुल सही। डेमोक्रेट्स इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि ACA के तहत मिलने वाली ये सब्सिडीज जारी रखी जाएं, या अगर उनकी म्याद खत्म हो गई है तो उन्हें फिर से बहाल किया जाए। उनका तर्क है कि ये लाखों आम अमेरिकियों की सेहत और उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, और मेडिकेड की फंडिंग पर भी वो कोई समझौता करने की मूड में नहीं लग रहे। उनके लिए बेसिक जरूरतें हैं। हाँ, एक तरह से नॉन नेगोशिएबल है उनके लिए। और दूसरी तरफ रिपब्लिकन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है? वो एक क्लीन फंडिंग बिल चाहते हैं। क्लीन मतलब? क्लीन से उनका मतलब है कि बिल का फोकस सिर्फ सरकारी एजेंसियों को चालू रखने के लिए जो जरूरी पैसा है वो देने पर हो। ओके, इसमें ये हेल्थ केयर सब्सिडी जैसे बड़े पॉलिसी चेंज या जो विवादास्पद मुद्दे हैं वो ना जोड़े जाएं। अच्छा। उनका तर्क है कि ये जो बड़े पॉलिसी इश्यूज हैं इन पर बहस अलग से होनी चाहिए, सही प्रक्रिया से होनी चाहिए। इसे जरूरी फंडिंग बिल से जोड़ना उनके हिसाब से सरकारी कामकाज का राजनीतिकरण करना है, और वो कहते हैं कि डेमोक्रेट्स जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तो ये है मुख्य गतिरोध। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, इस बार एक नया और चिंताजनक पहलू जुड़ा है, ये RFI वाला। हाँ। स्थायी छटनी का खतरा। जरा ऐसे थोड़ा और खोलेंगे, ये पिछले शटडाउन से अलग कैसे है? हाँ, ये वाकई इस बार के संकट का शायद सबसे गंभीर पहलू हो सकता है। RFI मतलब रिडक्शन इन फोर्स, यानी कर्मचारियों की संख्या में स्थायी कमी, या सीधी भाषा में कहें तो नौकरी से निकालना। नौकरी से निकालना मतलब परमानेंट? जी हाँ, ये अस्थायी छुट्टी या फर्लो से बिल्कुल अलग है। 1 मिनट, तो मतलब ये हुआ कि जिन कर्मचारियों के प्रोग्राम की फंडिंग रुकेगी उन्हें सिर्फ कुछ टाइम के लिए बिना सैलरी के घर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उनकी नौकरी हमेशा के लिए जा सकती है। ये तो बहुत बड़ा चेंज है। जी हाँ, बिल्कुल।
पिछले शटडाउन में क्या होता था कि जो प्रभावित कर्मचारी थे उन्हें फर्लो पर भेजा जाता था। हाँ। मतलब उन्हें काम पर नहीं आना होता था, सैलरी भी नहीं मिलती थी, लेकिन टेक्निकली वो एम्प्लॉय बने रहते थे और जैसे ही फंडिंग वापस आती वो काम पर लौट आते थे। राइट। इस बार व्हाइट हाउस का जो ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट है, OMB, यानी राष्ट्रपति का बजट ऑफिस, उसने कथित तौर पर फेडरल एजेंसीज को ये निर्देश दिए हैं कि वो ऐसी प्लानिंग तैयार रखें कि अगर शटडाउन होता है और किसी प्रोग्राम की फंडिंग पूरी तरह रुक जाती है तो उस प्रोग्राम से जुड़े कर्मचारियों की परमानेंट छटनी कैसे की जाएगी। अरे बाप रे, ये एक मतलब अभूतपूर्व और काफी अग्रेसिव कदम माना जा रहा है। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। प्रशासन या रिपब्लिकन इस पर कुछ कह रहे हैं, वो इसे सही कैसे ठहरा रहे हैं? उनका पक्ष ये है कि भाई अगर डेमोक्रेट्स उनके प्रस्तावित फंडिंग प्लान को मान लेते हैं तो ये बड़े पैमाने पर छंटनी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, मतलब ये एक तरह की धमकी है। कई लोग इसे डेमोक्रेट्स पर दबाव बनाने की एक बहुत सख्त रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स इसे जबरदस्ती कह रहे हैं, यहाँ तक कि ब्लैकमेल करने की कोशिश बता रहे हैं। कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि शायद राष्ट्रपति ट्रंप इस फंडिंग क्राइसिस का इस्तेमाल सिर्फ बजट पास करवाने से ज्यादा कुछ करने के लिए कर रहे हैं। क्या कोई और एजेंडा भी हो सकता है? ऐसी आशंकाएं और एनालिसिस जरूर सामने आ रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस संभावित शटडाउन और फंडिंग विवाद को एक मौके की तरह देख रहा है। कैसा मौका? जिसका इस्तेमाल वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर के जरिए फेडरल एजेंसियों में बड़े बदलाव लाने, उनकी स्ट्रक्चर बदलने या सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करके सरकार का साइज छोटा करने के लिए कर सकता है। ओह, ये IRF की तैयारी के निर्देश देना शायद इसी बड़े लक्ष्य का एक हिस्सा हो। तो ये सिर्फ बजट पर लड़ाई नहीं है, बल्कि सरकार की भूमिका और उसके आकार को लेकर एक बड़ी वैचारिक लड़ाई का भी संकेत हो सकता है। अगर मान लीजिए शटडाउन होता है तो इसका असर कहाँ-कहाँ दिखेगा? क्या अमेरिका में सब कुछ रुक जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ बंद हो जाता है। सरकार अपनी सेवाओं और कर्मचारियों को 2 कैटेगरी में बांटती है, एसेंशियल यानी आवश्यक और नॉन एसेंशियल यानी गैर आवश्यक। ओके। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो आमतौर पर जारी रहती हैं, हालांकि उनमें भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं, और जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज और उनसे जुड़े कामकाज हैं वो सस्पेंड या बाधित हो जाते हैं। तो कौन सी सेवाएं हैं जिन्हें एसेंशियल माना जाता है और जिनके चलते रहने की उम्मीद है? इसमें मुख्य रूप से वो सर्विसेज आती हैं जो नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी और हेल्थ के लिए जरूरी मानी जाती हैं। जैसे सोशल सिक्योरिटी यानी बुढ़ापा पेंशन वगैरह, मेडिकेयर जो सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है, और मेडिकेड कम आय वालों के लिए। इनकी फंडिंग मैंडेटरी स्पेंडिंग के तहत आती है, जो एनुअल बजट प्रोसेस से थोड़ी अलग होती है। तो उम्मीद है कि इनके पेमेंट जारी रहेंगे। अच्छा, और नेशनल डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी मतलब सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्ट गार्ड, इनकी जरूरी एक्टिविटीज जारी रहेंगी। लॉ एनफोर्समेंट जैसे FBI वगैरह के जरूरी काम चलते रहेंगे। ठीक है। और हाँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हवाई यातायात नियंत्रण, विमानों की उड़ानें जारी रहेंगी ताकि हवाई यात्रा एकदम से ठप न हो जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? एयर ट्रैफिक कंट्रोल तो चलेगा ना? क्या प्रॉब्लम? एयर ट्रैफिक कंट्रोल तो चलेगा ना? हाँ, कंट्रोलर्स काम पे रहेंगे, प्लेन उड़ेंगे, लेकिन शटडाउन की वजह से नए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की भर्ती और उनकी ट्रेनिंग का काम पूरी तरह रुक सकता है। ओह। अमेरिका में पहले से ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी चल रही है। ऐसे में अगर नई भर्तियां और ट्रेनिंग रुक गई तो ये कमी और बढ़ेगी। तो इसका असर? इसका सीधा असर फ्लाइट डिलेज यानी उड़ानों में देरी और एयरपोर्ट्स पर भीड़ भाड़, अव्यवस्था के रूप में देखने को मिल सकता है। तो यात्रा तो होगी पर शायद आसान नहीं होगी। समझ गए। ये तो हुई एसेंशियल सर्विसेज की बात। अब उन नॉन एसेंशियल सेवाओं के बारे में बताइए जो बंद या बाधित हो सकते हैं। इनकी लिस्ट तो काफी लंबी हो सकती है। कुछ मेन उदाहरण हैं। नेशनल पार्क्स और म्यूजियम, ये अक्सर टूरिस्ट के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कई फेडरल ऑफिस जो सीधे तौर पर एसेंशियल सर्विस से नहीं जुड़े, वो पब्लिक के लिए बंद हो सकते हैं। ओके। परमिट जारी करना, लाइसेंसिंग, रेगुलेटरी रिव्यू, जैसे पासपोर्ट या वीजा जारी होने में देरी हो सकती है या रुक सकता है। एनवायरनमेंट या बिजनेस रेगुलेशन की समीक्षा का काम ठप हो सकता है। और छोटे व्यवसायों को मिलने वाली सरकारी मदद या लोन जैसे प्रोग्राम रुक सकते हैं। और सबसे बड़ा असर उन हजारों लाखों फेडरल कर्मचारियों पर पड़ता है जिन्हें नॉन एसेंशियल माना जाता है। हाँ, उनका क्या होगा? उन्हें या तो फरलो पर भेज दिया जाएगा, यानी बिना सैलरी के अस्थायी छुट्टी, या फिर इस बार जो ये नया खतरा है
REF वाला। उसके तहत उन्हें स्थायी रूप से नौकरी से भी निकाला जा सकता है। इसका मतलब असर काफी बड़ा होगा, सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक ही नहीं रहेगा। अच्छा, अब जरा पॉलिटिकल एंगल पे लौटते हैं। दोनों पार्टियां कहाँ खड़ी हैं और इस पॉसिबल शटडाउन की जिम्मेदारी किसकी मानी जाएगी? देखिए, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसा हमने बात की, डेमोक्रेट्स के लिए हेल्थ केयर फंडिंग, खासकर वो ACA सब्सिडीज और मेडिकेड, वो एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। वो इसे लाखों आम अमेरिकियों की जरूरतों से जोड़कर पेश कर रहे हैं और इसे किसी भी फंडिंग डील का हिस्सा बनाने पर अड़े हुए हैं। और रिपब्लिकन्स और व्हाइट हाउस का तर्क है कि ये मुद्दे अलग से देखे जाने चाहिए। हाँ, उनका जोर क्लीन बिल पर है, बस फंडिंग जारी रखो, पॉलिसी पर बहस बाद में करेंगे। वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स की मांगे या तो प्रैक्टिकल नहीं है या देश का बजट बिगाड़ देंगी। वो खुद को सरकार चलाने के लिए तैयार दिखा रहे हैं और डेमोक्रेट्स पर अड़ंगा डालने का आरोप लगा रहे हैं। तो फिर जिम्मेदारी का ठीकरा किसके सिर फूटेगा? यहीं पर असली पॉलिटिकल लड़ाई है। डेमोक्रेट्स का तर्क सीधा है, भाई रिपब्लिकन पार्टी के पास सरकार के तीनों मेन अंग हैं, प्रेसिडेंसी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट। हाँ, कंट्रोल तो उन्हीं का है। तो सरकार को चलाना उनकी जिम्मेदारी है। अगर शटडाउन होता है तो ये उनकी लीडरशिप की नाकामी होगी। और रिपब्लिकन का जवाब क्या है? वो कह रहे हैं कि हम तो एक सीधा सादा फंडिंग बिल पास करने को तैयार हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स अपनी गैर जरूरी और महंगी मांगे इसमें घुसाकर इसे रोक रहे हैं। अच्छा, इसलिए अगर शटडाउन होता है तो इसके लिए डेमोक्रेट्स की जिद जिम्मेदार होगी। और इस सब के बीच, जैसा आपने पहले भी कहा, व्हाइट हाउस की स्ट्रेटजी सिर्फ फंडिंग तक ही नहीं लग रही। जी हाँ, वो RIF की तैयारी के निर्देश इस बात का संकेत देते हैं कि वो इस संकट को शायद फेडरल सरकार के स्वरूप और आकार को बदलने के एक मौके के तौर पर भी देख रहे हैं। आखिरकार जनता किसे जिम्मेदार मानती है, ये देखना होगा। जिस भी पक्ष को आम लोग रुकावट डालने वाला समझेंगे, उसे आने वाले चुनावों में राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन सब बातों को देखते हुए क्या लगता है, शटडाउन होने की संभावना कितनी है? और अगर होता है तो इसके मेन रिस्क्स क्या हैं? देखिए, जिस तरह से दोनों पक्ष अपने अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और बयानबाजी तेज हो रही है, उसे देखते हुए शटडाउन की संभावना काफी ज्यादा लग रही है। सच में? हाँ, जब तक के लास्ट मिनट में कोई एकदम अनएक्सपेक्टेड समझौता ना हो जाए, फिलहाल रास्ता शटडाउन की तरफ ही जाता दिख रहा है। मान लीजिए कोई टेम्पररी सोल्यूशन निकल आता है, जैसे कुछ हफ्तों के लिए वो CR पास हो जाता है, क्या उससे संकट टल जाएगा? शायद पूरी तरह नहीं। CR पास होने से शटडाउन कुछ समय के लिए टल तो जाएगा, पर ये जो मूल समस्या है उसका समाधान नहीं होगा। जो मेन मुद्दे हैं, खासकर वो हेल्थ केयर फंडिंग वाला विवाद, वो तो वैसे के वैसे बने रहेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि जैसे ही CR की मियाद खत्म होगी, हम फिर से इसी संकट के मुहाने पर खड़े हो सकते हैं। ये बस प्रॉब्लम को कुछ हफ्तों या महीनों के लिए आगे धकेलना जैसा होगा। और रिस्क्स की बात करें तो, खासकर ये RIF वाली बात, ये स्थिति को कितना खतरनाक बना देती है? स्थायी छटनी यानी RIF की तैयारी का निर्देश ये सिचुएशन की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है। कैसे? ये सिर्फ एक टेम्पररी इनकन्वीनियंस या कुछ दिनों की सैलरी कट का मामला नहीं रह जाता। ये हजारों फेडरल कर्मचारियों और उनके परिवारों की रोजी रोटी पर सीधा हमला है। हाँ, ये तो है। इसका असर सिर्फ उन कर्मचारियों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि पब्लिक सर्विसेज की क्वालिटी और कंटिन्यूटी पर भी पड़ेगा। आप सोचिए, अनुभवी और ट्रेन स्टाफ को खोने का असर लंबे समय तक महसूस किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और अगर शटडाउन लंबा खिंच जाता है, मान लीजिए कई हफ्तों तक चलता है, तो इकोनॉमी पर इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? इसके कई नेगेटिव इकोनॉमिक नतीजे हो सकते हैं। सबसे पहले, लाखों फेडरल कर्मचारी और उन पर निर्भर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उन्हें टाइम पर सैलरी या पेमेंट नहीं मिलेगी। इससे उनकी खरीदने की ताकत कम होगी, जिसका असर मार्केट पर पड़ेगा। दूसरा, सरकारी कामकाज रुकने से देश की प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी। सही। तीसरा, इस तरह की अनिश्चितता से कंज्यूमर और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को धीमा कर सकता है। चौथा, फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करने वाली प्राइवेट कंपनियों का काम रुक सकता है या धीमा पड़ सकता है। यानी असर काफी फैला हुआ होगा। जी हाँ, कुल मिलाकर एक लंबा शटडाउन अमेरिकी इकोनॉमी की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, मतलब सार क्या है? मेरे हिसाब से 4 मेन पॉइंट्स हैं। बताइए। पहला, 1 अक्टूबर की डेडलाइन बहुत नजदीक है और बिना किसी समझौते के शटडाउन का खतरा काफी रियल और सीरियस है। दूसरा, इस टकराव के केंद्र में हेल्थ केयर सब्सिडी, ACA वाली और मेडिकेड की फंडिंग का मुद्दा है,
जिस पर दोनों पार्टियां टस से मस होने को तैयार नहीं दिख रही। ठीक है। तीसरा, इस बार ये स्थायी छटनी यानी रिडक्शन इन फोर्स RIF की तैयारी के निर्देश वाली बात एक बिल्कुल नया और बेहद चिंताजनक एलिमेंट है। ये चीज इस संकट को पिछले शटडाउन से न सिर्फ अलग बल्कि कहीं ज्यादा खतरनाक बना सकती है। हाँ, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और चौथा, अगर शटडाउन होता है तो इसका असर बहुत वाइड स्प्रेड होगा। नेशनल पार्कों के बंद होने से लेकर हवाई यात्रा में दिक्कतों तक, जरूरी परमिट मिलने में देरी और सबसे बढ़कर फेडरल कर्मचारियों की नौकरियों पर खतरा मंडराने तक। बिल्कुल, स्थिति साफ तौर पर नाजुक है और इसके नतीजे दूर तक जा सकते हैं। हाँ, और यहीं पर एक सवाल मन में आता है जो शायद इस तात्कालिक राजनीतिक खींचतान और संभावित सर्विस में रुकावट से भी बड़ा है। क्या सवाल? सोचिए, अगर भविष्य में ऐसा होने लगे कि हर बार जब भी फंडिंग पर विवाद हो तो सरकार फेडरल कर्मचारियों की स्थायी छटनी की धमकी को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करने लगे। अगर ये RIF वाला पैंतरा आम हो जाए तो इसके लॉन्ग टर्म परिणाम क्या होंगे? ये चीज एग्जीक्यूटिव ब्रांच, कांग्रेस और उन लाखों लोगों के बीच पावर बैलेंस और भरोसे के रिश्ते को कैसे बदल देगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल सिर्फ इस बार के संभावित शटडाउन का नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी शासन प्रणाली के भविष्य से जुड़ा एक गहरा सवाल है जिस पर आगे भी सोचने की जरूरत होगी।